नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन के ज़रिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो कि फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ, उसका इमेज डिस्टेंस और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हमें मालूम होता है कि कोई भी लेंस है या कोई भी मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी है। तो इस फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम एक प्रोसीजर कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को मिरर इक्वेशन भी कहा जाता है। तो ये जो इक्वेशन है ये स्फेरिकल मिरर्स के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी कंसिडरेशन लिखी हुई है। कंसिडरेशन में यही लिखा हुआ है कि हम एक कॉनकेव मिरर को कंसीडर कर रहे हैं। इस कॉनकेव मिरर से इमेज बन रहा है और इमेज कैसे बन रहा है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में, ठीक है, इनके दरमियान में रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से इसका इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रहा है। जैसे कि अभी मैंने इमेज फॉर्मेशन में डिस्कस किया। इमेज फॉर्मेशन में हमने बात की कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में ऑब्जेक्ट होता है तो जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दी। अब आगे इस फिगर को डिस्कस करते हैं। इस फिगर को डिस्कस करते हुए आपको कंसिडरेशन खुद समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर मौजूद था। कॉनकेव मिरर का सेंटर पॉइंट पोल होता है, जैसे कि मैंने बताया था। इसके अलावा इसका फोकस है। फोकस यानी जैसे कह लेंगे जहाँ पे लाइट रेज मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि स्फेरिकल मिरर का जब ये पार्ट था। अब हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में है, और ऑब्जेक्ट जो हमने कंसीडर किया है वो ए बी है। तो ए बी ऑब्जेक्ट है जो इन दोनों के दरमियान में रखा हुआ है। अब इसके बाद लाइट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो फोकस से पास होने के बाद वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल चली जाएगी, जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि जब फोकस से पास होती है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, और उसी तरह जब पोल से टकराएगी तो पोल से टकराते हुए वो क्या करेगी, वो उसी एंगल पर वापस बाउंस बैक कर जाएगी। तो जहाँ पर ये लाइट रेज मिल रही हैं वहाँ इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट ए बी था और ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का जो साइज था, वो एच ओ से इंडिकेट किया जा रहा है। एच ओ यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद अब लाइट रेज जहाँ पर मिल रही हैं, एक पोल से पास होकर, एक पोल से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, और एक फोकस से पास होकर पैरेलल जा रही है। जहाँ पर लाइट रेज मिल रही हैं वहाँ पर इमेज बन रहा है। तो इमेज यहाँ पर ए बार बी बार है, और ऑब्जेक्ट ए बी था। ऑब्जेक्ट ए बी था और इमेज यहाँ पर ए बार बी बार है। तो इमेज ए बार बी बार है, तो इसकी जो इमेज की जो हाइट है उसको हम कह रहे हैं हाइट ऑफ इमेज, या आप कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज। ये हमारी फिगर थी। इसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोकस से पोल तक का फासला, कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, वहाँ पर फोकस से पोल तक का फासला एफ होता है। एफ यहाँ पर फोकल लेंथ है, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये स्मॉल एफ है, कैपिटल एफ प्रिंसिपल फोकस है, स्मॉल एफ फोकल लेंथ है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट जहाँ पर मौजूद है और वहाँ से पोल तक का फासला, ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस या मिरर तक का डिस्टेंस, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या तो आप इसको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इमेज बन रहा है। इमेज से लेके मिरर तक का फासला, या आप कह सकते हैं पोल तक का फासला, ये कहलाता है इमेज डिस्टेंस, और आप इसको पोजीशन ऑफ इमेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमने अपनी फिगर को डिस्कस किया। अब आगे मूव करते हैं डेरिवेशन की तरफ। अब डेरिवेशन में मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर किए, एक ए बार पी बी बार था और एक ए पी बी था। ये दोनों ट्राइंगल कौन से हैं, इनको अभी हाईलाइट कर लेते हैं फिगर में ताकि आपको समझ आ जाए। अब ए बार पी बी बार, ए बार पी बी बार, तो ये वाली ट्राइंगल है। इसको हम हल्का सा हाईलाइट करते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। दिस वन, ये जो ट्राइंगल है पूरी ए बार पी बी बार,
ये ट्राइंगल हमने यहाँ पर कंसीडर की इधर, और दूसरी ट्राइंगल APB। APB कौन सी ट्राइंगल है वो भी देख लीजिए, APB, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हमने कंसीडर की, एक कौन सी है A बार P B बार और दूसरी APB। ये दो ट्राइंगल हम यहाँ पर कंसीडर करते हुए कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सेम है। जब ये दोनों ट्राइंगल हमने सेम सपोज की तो इसका मतलब tan थीटा के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों अगर आप देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल है। या आप देख सकते हैं ये भी 90 डिग्री बना रही है, ये भी 90 डिग्री बना रही है। तो जब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर बराबर होती हैं तो उनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन कॉस टेन ये सब बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमने tan थीटा का रेशियो लिया। tan थीटा का रेशियो लेते हुए हम कह रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल के tan थीटा आपस में बराबर है। तो जब tan थीटा बराबर है तो tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ये इसका फॉर्मूला है tan का। तो यहाँ पर भी tan इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 में। ठीक है, क्या आपने डिस्कस किया था कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, जहाँ पर आपने वेक्टर्स पढ़े थे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी वहाँ पर डिस्कस किए थे। अब परपेंडिकुलर फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर ये कौन सा ट्राइंगल है, हम पहले फर्स्ट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं A बार P B बार की। ये A बार P B बार है, ये APB है। तो A बार P B बार में परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब ले रहे हैं तो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ये रहा परपेंडिकुलर। यहाँ एंगल बन रहा है पोल पर, अगर हम देखें तो यहाँ पोल पर एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ एंगल बन रहा है। तो इस एंगल के ऑपोजिट ये वाली साइड ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ मैंने P लिख दिया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर ये है और ये B बार से लेके P तक ये वाली साइड, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली साइड ये बेस है, और जो बच गया 90 के ऑपोजिट ये हाइपोटेनस है। ठीक है, एक दफ़ा ट्राइंगल को बनाकर देख लेते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने कहा कि ये ट्राइंगल कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये वाली ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बना दी। तो इस ट्राइंगल में मैं कह रही हूँ कि अगर ये 90 डिग्री है तो 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, पोल से हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो पोल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, HI। बेस क्या है, अगर आप यहाँ से देखें B बार से लेके P तक तो बेस क्या है, बेस यहाँ पर Q है। ठीक है, और हाइपोटेनस को हम अभी यूज़ नहीं कर रहे और इस डेरिवेशन में यूज़ नहीं करना क्योंकि हमने रेशियो tan का लिया है। तो tan के रेशियो में सिर्फ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके पास ये वाली साइड है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये किसके इक्वल था, A बार B बार के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह आ गया A बार B बार, और बेस की जगह, बेस अगर आप देखें यहाँ पर तो ये PB बार है। ठीक है, तो ये PB बार हमारे पास बेस आ गई, और यहाँ पर परपेंडिकुलर दूसरी ट्राइंगल में आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, ये जो बच गई है ये बेस है, और जो एंगल के अपोजिट है ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पर जो पोल के अपोजिट है वो परपेंडिकुलर है, और जो 90 के अपोजिट है वो हाइपोटेनस है, और जो बच गई वो बेस है। तो यहाँ पर ये वाली जो साइड है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इधर जो परपेंडिकुलर है वो AB है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर की जगह AB नोट डाउन कर दिया गया है। इसके बाद बेस आप देख सकते हैं, तो बेस यहाँ पर मौजूद है, बेस यहाँ पर ये BP है या PB भी कह सकते हैं, तो इसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया PB। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली ट्राइंगल एक दफ़ा ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से बन रही है। इसमें मैंने कहा कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी
HO और बाकी ये पॉइंट पोल था, तो मुझे ये वाली साइड चाहिए, ये परपेंडिकुलर है, जैसे कि मैंने कहा ये 90 के अपोजिट हाइपोटेनस था और ये नीचे बेस थी और ये एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर ए बी है, तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर की जगह ए बी लिखा और बेस जो नीचे वाली साइड है बी पी, या आप कह सकते हैं पी बी, तो ये बेस है, तो यहाँ आ चुकी है। इसके बाद अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इनकी अरेंजमेंट को चेंज किया। हमने कहा कि आप जो ए बी वाले हैं इनको एक साइड पर कर दें, तो ये जो ए बार बी बार है इसको हम नीचे ले जाएंगे और ये जो पी बी है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो दोनों की अरेंजमेंट को चेंज किया, तो जब अरेंजमेंट को चेंज किया तो ए बार बी बार नीचे आ गया और ए बी ऊपर रह गया और पी बी यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ गया। तो लेफ्ट साइड पर पी बी ऊपर आ गया और नीचे है पी बी बार। इसके बाद अब ए बी और ए बार बी बार को पहले लिख लिया और पी बी अपॉन पी बी बार को हमने बाद में लिखा। इनकी अरेंजमेंट को चेंज कर दिया, इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। अब जब अरेंजमेंट चेंज की तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए बी हमारे पास ये था और ये थी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, जैसे कि मैंने यहाँ पर अलग से भी ट्राइंगल बनाई है कि ए बी हमारे पास क्या है HO, तो ए बी की जगह आ गया HO। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं ए बार बी बार यहाँ पर ये है, इसको अगर हम यहाँ भी देखें तो ये ए बार ये ए बार बी बार है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, या आप इसमें देखना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू। अब ए बार बी बार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये हाइट ऑफ इमेज है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम ए बार बी बार की जगह हाइट ऑफ इमेज पुट करेंगे। इसके बाद पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर P था, ये पी बी आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है, P के बराबर है, तो पी बी की जगह हमने P लिखा। इसके बाद फिर पी बी बार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का फासला है, यानी P से लेके B बार तक का फासला है और इसको हमने कहा है Q, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। जहाँ पर इमेज बन रहा है वहाँ से मिरर तक का फासला इमेज डिस्टेंस था और जहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद था और उससे मिरर तक का फासला ये P था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। तो यहाँ पर हमने इनको पुट कर दिया, पी बी बार की जगह आ गया Q। और इसके बाद आप आगे देख सकते हैं ये हमने कर दी इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके बाद अब हम कह रहे हैं कि ट्राइंगल ABF और FPD, ट्राइंगल ABF, अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ट्राइंगल ABF कौन सी है, तो ये आप फोकस कर सकते हैं ABF, ये वाली ABF ये ट्राइंगल, और दूसरी FPD कौन सी ट्राइंगल है ये आप फोकस कर सकते हैं इधर, FPD। तो ये हमारे पास एक और ट्राइंगल है, तो इसको इधर हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपके लिए देखना आसान हो जाए। तो यहाँ पर ये है FPD और एक थी ABF। अब यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हुए कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सेम है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सेम है तो उसी तरह जैसे यहाँ पर tan थीटा के बराबर था, तो वहाँ भी tan थीटा के बराबर होगा इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर tan थीटा के बराबर है और tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर इनके लिहाज से अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर वही AB है, क्योंकि अब जो हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं वो ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, दिस वन। अब इन एंगल को कंसीडर करते हुए हम इनके परपेंडिकुलर्स लेंगे, तो इस एंगल को अगर मैं कंसीडर करूं तो परपेंडिकुलर ये होगा और ये 90 डिग्री का एंगल था, तो ये हाइपोटेनस है और इसके अलावा ये जो बच चुकी है ये बेस है, दिस वन। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट, जैसे कि मैंने कहा था हाइपोटेनस होता है, तो
तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके अपोजिट ये हाइपोटेनस है। और इसके अलावा ये परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पर ये इस एंगल के अपोजिट है। तो इस एंगल के अपोजिट अगर मैं लूँ तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये जो बच चुकी है ये वाली ये बेस है। अब इसके लिहाज से हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है क्योंकि यहाँ पर वो इस एंगल के अपोजिट है, तो इधर हमने ए बी लिख दिया। और बेस यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक का फासला ये बी एफ है, तो यहाँ पर हमने बेस की जगह बी एफ लिखा। इसके बाद परपेंडिकुलर दूसरे के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके लिहाज से परपेंडिकुलर पी डी था, तो यहाँ पर हमने पी डी मैंशन कर दिया। और इधर जो बेस है वो एफ पी है, तो एफ पी यहाँ पर बेस आ गई, परपेंडिकुलर पी डी और बेस यहाँ पर एफ पी है। अब इसके बाद यहाँ भी अगर हम सीक्वेंस चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमने इसकी सीक्वेंस को चेंज करते हुए बी एफ को ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये बी एफ नीचे था ये ऊपर चला गया, और पी डी ये नीचे था ये ऊपर चला गया, और पी डी ये ऊपर था ये नीचे आ गया। ठीक है, इनको हमने शिफ्ट कर दिया, तो बी एफ यहाँ पर इसका न्यूमरेटर बन गया और ये पी डी इसका डिनोमिनेटर बन गया। तो ए बी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ पी। इसके बाद अब ए बी आप देख सकते हैं जैसे कि हमने पहले कंसीडर किया था, तो ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, एच ओ था, और उसी तरह यहाँ पर जैसे कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर ए बी की जगह हम लिखेंगे एच ओ। इसके बाद अब पी डी क्या था, पी डी ये डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं पी डी ये डिस्टेंस है ये वाला, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। तो अगर पैरेलल लाइंस हो तो पैरेलल लाइंस में जितना फासला यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा। तो हम कह सकते हैं कि पी डी यहाँ पर ए बार बी बार के इक्वल है और ए बार बी बार यहाँ पर एच आई के बराबर था, तो जिसकी वजह से पी डी की जगह डायरेक्ट हम एच आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पी डी की जगह एच आई आ गया। इसके बाद फिर बी एफ कौन सा फासला है? बी एफ जैसा कि मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक का ये इतना फासला इधर बी एफ है। अब इस फासले को अगर मैं नोट करूँ तो इसको नोट करते हुए अगर मैं बी से लेके पी तक का पहले नोट करूँ तो वो था वो था पी। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का फासला पी है और ये एफ से लेकर इस P तक का फासला ये था F, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। तो ये F है यहाँ से यहाँ तक का फासला, और ये ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का फासला या पोल तक का फासला P है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो अगर मुझे ये वाला फासला चाहिए तो इस फासले को लाने के लिए अगर मैं इस P में से, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से इस F को, इस फोकल लेंथ को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा बी एफ लाने के लिए ये पूरा फासला जो कि P था, P में से अगर इस F को माइनस कर दिया जाए, फोकल लेंथ को माइनस कर दिया जाए, तो ये फासला बचेगा और ये है बी एफ। तो इस वजह से बी एफ की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे P माइनस एफ, क्योंकि अगर P में से इस F को यहाँ तक के फासले को माइनस कर दिया जाए तो यही फासला बचेगा और ये BF है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं BF की जगह लिखा हुआ है P माइनस F, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस फोकल लेंथ। इसके बाद FP यहाँ से यहाँ तक का फासला था, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास है फोकल लेंथ F, जैसे कि नीचे भी मेंशन किया गया है। F से लेके फोकस से लेके पोल तक का या मिरर तक का डिस्टेंस ये हमारे पास है फोकल लेंथ, तो यहाँ पर FP की जगह F लिख दिया। तो इसको इक्वेशन 2 कर दिया। अब आप देख सकते हैं दो इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी हैं, एक HO अपॉन HI इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, और दूसरी HO अपॉन HI इज इक्वल्स टू P माइनस F
अपॉन एफ, ये इक्वेशन 2 थी। अब इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके हम मिरर इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब हमने ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करनी है। यहाँ पर इसकी लेफ्ट साइड से सेम है, तो जब लेफ्ट साइड सेम है तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको कंपेयर किया दोनों इक्वेशन को, तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड लिखी P अपॉन Q, और उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड लिखी P माइनस एफ अपॉन एफ। क्योंकि दोनों का कंपैरिजन हो रहा है तो सेम साइड एक्सक्लूड हो गई, और जो दोनों डिफरेंट साइड्स बची हैं उनको हमने इक्वल्स टू करके बिल्कुल अपोजिट में लिख दिया। ठीक है, तो P अपॉन Q इक्वल है P माइनस एफ अपॉन एफ के। अब इसके बाद यहाँ पर अब क्या करना होगा? अब हमें इसको पूरी इक्वेशन को P से डिवाइड करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम पूरी इक्वेशन को P से डिवाइड कर रहे हैं। तो P से जब डिवाइड करेंगे तो इस Q के साथ भी नीचे P आ जाएगा और इस F के साथ भी नीचे P मौजूद होगा। तो डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के बाद ये मैंने अभी एज इट इज़ लिखा, इसको मैंने अभी कैंसिल नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम इनको एक साथ कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एफ P माइनस एफ दोनों के नीचे है, तो हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हमने एक रिवर्स स्टेप किया। अगर हम इनका एलसीएम लें तो वापस यही चीज़ बन रही है। तो हमने एलसीएम को एक तरह से ब्रेक कर दिया, तो एफ पी इसके नीचे भी आ गया और एफ पी इसके नीचे भी आ गया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें कैंसिल करना था यहाँ पर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर P और P कैंसिल हो गए, Q बच गया, और यहाँ पर भी P से P कैंसिल हो गया, इधर F से F कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि P से P कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब इधर 1 है, तो ये हो गया 1 अपॉन Q, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर P से P कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन F, और उसी तरह जैसे यहाँ पर F से F कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन P। अब इसके बाद यहाँ पर ये माइनस में, तो इधर आकर दूसरी साइड पर जाकर लेफ्ट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो जब ये प्लस में जाएगा तो ये 1 अपॉन एफ एज इट इज़ इधर रहेगा। इसके बाद 1 अपॉन एफ को हमने पहले लिखा, इनको रीअरेंज कर रहे हैं, तो रीअरेंज किया तो यहाँ पर 1 अपॉन एफ पहले आ गया और ये 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू आ गया। इनको भी अरेंज कर दिया, पी पहले लिखा और क्यू बाद में। तो यहाँ पर मिरर इक्वेशन आ चुकी है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। दिस इज कॉल्ड द मिरर इक्वेशन विच विल बी यूज फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स। चाहे कॉनकेव मिरर हो या चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उनकी जब भी फोकल लेंथ या इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम ये मिरर इक्वेशन को यूज करेंगे। So it is derived now. I hope you have understood till here. Now let's move towards the last topics. Concave convex mirror के पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी साइन कन्वेंशन के बारे में कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या उनकी फोकल लेंथ को कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसकी साइन कन्वेंशन के लिहाज से कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। सबसे पहला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यानी कि जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, चाहे वो फोकल लेंथ है, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, चाहे वो इमेज डिस्टेंस है, वो सारे फासले हम पोल से मेजर करेंगे। पोल से लेकर फोकस तक फोकल लेंथ थी और पोल से लेके जहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद था वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, और पोल से लेके जहाँ पर इमेज बन रहा था वो इमेज डिस्टेंस था। तो हम सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंसेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। चाहे ऑब्जेक्ट रियल हो या इमेज रियल हो, दोनों में से अगर दोनों रियल हैं तो ये दोनों पॉजिटिव ही लिए जाएंगे। तो रियल इमेज तो समझ आ रहा है कि लाइट रेज अगर खुद से मिल रही है तो रियल इमेज बनता है, तो वो तो पॉजिटिव लिया जाएगा। रियल इमेज अगर बन रहा है किसी भी मिरर से, तो जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर के बारे में कि कॉनकेव से रियल इमेज बनता है, तो जब भी रियल इमेज होगा तो हम Q को हमेशा
पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, Q हमेशा पॉजिटिव होगा रियल इमेजेस के लिए, और अगर वर्चुअल इमेज ले लें तो वर्चुअल इमेज के लिए Q नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हम Q को नेगेटिव लेते हैं, और रियल के लिए हम Q को पॉजिटिव लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्टेंसेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। अब इमेज तो मैंने बता दिया कि अगर इमेज बन रहा है और वो रियल है तो वहाँ पर Q पॉजिटिव होगा और वर्चुअल के लिए नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है कि ऑब्जेक्ट कैसे रियल वर्चुअल हो सकता है। यानी अगर मैं आपकी बात करूँ, आप अगर अपने आप को देखें तो आप ऑब्जेक्ट हैं जो कि मिरर में देख रहे हैं, तो आप रियल और वर्चुअल कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट से मुराद आपका इमेज है जो किसी दूसरे मिरर में या दूसरे लेंस में दिखाई देगा एज एन ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का इमेज बनना। तो जब इमेज का इमेज बनता है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा ये एक ऑब्जेक्ट था, ये मिरर था, तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है। लेकिन अगर यही इमेज किसी और मिरर में भी फोकस किया जा रहा है तो इस मिरर के लिए ये जो इमेज होगा इस ऑब्जेक्ट का, ये एक्ट करेगा एज अ रियल ऑब्जेक्ट, या तो हम कह सकते हैं एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये इमेज का ये ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज बना, अब ये इमेज किसी दूसरे मिरर में या दूसरे लेंस में दिखाई दे रहा है तो ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो अगर ये रियल इंटरसेक्शन या आप कह सकते हैं एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज की वजह से बन रहा है तो ये रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर ये इमेजिनरी लाइट रेज की एक्सटेंड करने की वजह से बन रहा है तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जो कि दूसरे लेंस में दिखाई देगा या दूसरे मिरर में दिखाई देगा और फिर इसका ही इमेज बन रहा होगा। तो जब इमेज का इमेज बने, तो जब इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाए तो वहाँ पर हम उसको रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं जब एक्चुअल इंटरसेक्शन हो, और अगर इमेजनरी इंटरसेक्शन है तो वहाँ पर हम उसको कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं कि रियल ऑब्जेक्ट्स रियल इमेजेस के लिए डिस्टेंस पॉजिटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स और वर्चुअल इमेजेस के लिए डिस्टेंस नेगेटिव। इसके बाद मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन Q एंड P। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो मैग्निफिकेशन है। HI अपॉन HO हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का भी रेशियो मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये बताता है, मैग्निफिकेशन ये बता रही होती है कि ऑब्जेक्ट जो मौजूद है उसके निस्बत उसका इमेज कितना बड़ा है या उसका इमेज कितना छोटा है। तो ये असल में इमेज की मैग्निफिकेशन बता रहा होता है कि इमेज कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो क्योंकि ये सेम चीज़ों का रेशो था, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों डिस्टेंसेस हैं, तो सेम चीज़ों का जब रेशो होता है तो वहाँ पर इसका यूनिट जो आएगा वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिट्स यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। इमेज डिस्टेंस अगर मैं कह रही हूँ सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए तो यूनिट नहीं बचा। यही चीज़ यहाँ पर भी होती है, इस वजह से हम कहते हैं मैग्निफिकेशन हैज़ नो यूनिट, ये नंबर्स में काउंट होती है। अब यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ये जो स्फेरिकल मिरर्स हमने पढ़े थे इन वीडियोस में, तो ये स्फेरिकल मिरर्स यूज़ कहाँ होते हैं अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स में यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर यूज़ होता है माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स में। माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप में क्या किया जाता है, या तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं, या जो बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, तो उनको बड़ा करके या उनको उनका व्यू लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक रिफ्लेक्टर मौजूद है, ये भी कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पर भी कॉनकेव मिरर्स मौजूद हैं। अब लाइट रे बहुत दूर से आ रही है, अगर हम इसको टेलीस्कोप कंसीडर करें
तो लाइट रे बहुत दूर से आ रही है और वो पैरेलल है, तो वो मिरर से टकराई, तो ये कॉनकेव मिरर है। तो जब इससे टकरा रही है तो टकराकर इस रिफ्लेक्टर पर टकराने के बाद यहाँ पर बाउंस कर रही है, ठीक है। ये यहाँ से टकराने के बाद ये इससे स्ट्राइक कर रही है इस रिफ्लेक्टर से। अब इस रिफ्लेक्टर से टकराने के बाद जब ये वापस जाएगी तो वापस जा रही है, तो वापस जाते हुए ये क्या होगी, ये कॉन्वर्ज होगी। क्योंकि बहुत दूर से आ रही थी तो वो कॉन्वर्ज नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ये फोकस नहीं हो सकती थी। तो इसको फोकस करने के लिए हम कॉनकेव मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये यहाँ पर इन आईपीस के थ्रू फोकस की जा सकती है। पहले ये स्कैटर हो रही थी, तो इसकी स्कैटरिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया, जिसने इसकी स्कैटरिंग को कम किया और जिसकी वजह से ये आईपीस की मदद से फोकस हो जाएगा और हमें दिखाई देगा टेलीस्कोप की मदद से। या तो आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोप्स में भी यही फिनोमेना होता है। वहाँ पर जो मिरर यूज़ हो रहा होता है वो इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि ऑब्जेक्ट का व्यू फोकस हो जाए। इसके बाद सेकंड, कॉनकेव मिरर्स ऑप्थेल्मोस्कोप्स में इस्तेमाल होते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप्स क्या है, ये एक तरह की डिवाइसेस हैं, आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, एयर थ्रॉट्स वगैरह के एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जब टीथ एग्जामिनेशन करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं दांतों की अंदर वाली साइड, जब दांतों की अंदर वाली साइड को एग्जामिन करना होता है तो वहाँ पर उनको आप बाय आई एग्जामिन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। ऑप्थेल्मोस्कोप्स में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है ताकि जो टीथ की बैक साइड है वो भी बाकायदा दिखाई दे रही हो। और इसी तरह एयर नोज के एग्जामिनेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है कि जब उनमें कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ या ऐसी बीमारी हो तो उसके लिए हम ऑप्थेल्मोस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसको उस बीमारी को या उस डिज़ीज़ को देखकर फिर उसका इलाज किया जाए। तो इसमें भी कॉनकेव मिरर्स का इस्तेमाल होता है। फिर कॉनकेव मिरर्स ही इस्तेमाल होते हैं सर्च लाइट्स में, स्पॉटलाइट्स में और हेडलाइट्स में। गाड़ी की जो सर्च लाइट्स होती हैं, या आप कह सकते हैं कि गाड़ी का जो आगे वाला मिरर है, जो कि रेयर व्यू दे रहा होता है, पीछे का व्यू दे रहा होता है, अगर वहाँ पर प्लेन मिरर हो तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होती है। तो अगर कोई पीछे गाड़ी आ रही हो और उसकी लाइट्स ऑन हो, उनकी हेडलाइट्स ऑन हो, तो उसकी लाइट इतनी ज़्यादा उस प्लेन मिरर पे पड़ेगी कि जो गाड़ी चला रहा है आगे वाला, उसके लिए देखना मुश्किल हो जाएगा कि पीछे कितना ट्रैफिक है। इस वजह से वहाँ पर कॉनकेव मिरर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्शन है वो कंट्रोल्ड होती है और जिसकी वजह से वो इतना ब्राइट फ्लैशेस नहीं दे रहा होता। तो कॉनकेव मिरर्स में जब आप देखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो इतनी ज़्यादा मिकदार में लाइट नहीं दिखती, बल्कि आपको वो गाड़ी दिख रही होती है जो कि जिसकी लाइट्स उस आपकी हेडलाइट्स पर पड़ रही है। इसी तरह स्पॉटलाइट्स में और हेडलाइट्स में भी इनका इस्तेमाल होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर भी डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्सर हेडलाइट्स में कॉन्वेक्स मिरर्स भी यूज़ होते हैं, या अक्सर मेडिकल एग्जामिनेशन में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट टिल हियर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल टॉक अबाउट इट्स न्यूमेरिकल्स।